नरेंद्र मोदी जी जो अति पिछड़ा अपने को कहते हैं, जो पिछड़ा कहते हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा धोखा देने का काम उन्होंने किया। पिछले 75 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ है तो सबसे ज़्यादा ठगा गया है हिंदू, वो है अति पिछड़ा, दलित और ओबीसी। तमाम आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। राहुल जी, देखिए तमाम विषयों पर बात हुई, लेकिन इस विषय पर अगर बात नहीं होगी तो अधूरी रह जाएगी डिबेट। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ओवैसी के वो नेता हैं और ओवैसी वर्ग नीतीश कुमार को भी नेता मानता, तो आप किसको कहते हैं कि वो ओवैसी वर्ग का नेता है? देखिए, इसको दो तरह से समझने की ज़रूरत है। एक है जो अपने आइडिया से ओबीसी के अंदर, ईबीसी के अंदर, दलितों के अंदर एक बड़ा जनजागरण का काम किया जी। अगर हम पंचायतों के अंदर और नगर परिषद के अंदर उनको अधिकार देते हैं, अगर नौकरियों में उनको हम अधिकार देते हैं, तो ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक तरक्की का माध्यम है जो पिछले हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो दमित समाज रहा उसको मुख्य धारा में लाने का एक वो है। और आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे इतना डेवलप कर गया लेकिन वहां जाति नहीं है। अरे जाति नहीं है लेकिन वहां नस्ल है, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन है। तो नीतीश कुमार जी ने प्रूव किया है कि पिछले 17 सालों में हर लेवल पर, जैसे मैंने महिलाओं की बात की थी पहले, उसी तरह से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। सामाजिक भागीदारी उनको मिली, नौकरियों में भागीदारी मिली। लेकिन ओबीसी कह करके, अति पिछड़ा कह करके जो नेता पूरे देश में एक नहीं सैकड़ों सभाएं की होंगी और प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने 2-4 नेता को अधिकार भी दिया कि राज्यसभा में भेज दिया, लोकसभा में 1-2 टिकट दे दिया। लेकिन पिछले 8 साल में, पिछले 70 साल के आंकड़े को आप निकाल करके देख लीजिए, नौकरियों की संख्या सबसे कम हो गई, संस्थान बड़े पैमाने पर बेचे गए, अब सीआईएसएफ को भी बेचा जा रहा है। आपने कहा अग्निवीर योजना में हम भाई आरक्षण नहीं है इसलिए चलिए कोई बात नहीं, आपने एक वहां पे एक उदाहरण दे दिया जो कि वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप सीआईएसएफ को आप प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश में लगे, या धीरे धीरे उसको संकुचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरक्षण है। अब वो प्राइवेट एजेंसियों को, जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या ये सिर्फ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? जमीन पर जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, अगर वो शरीर से मजबूत है, अगर वो तेज दौड़ सकता है, अगर उसके अंदर कौशल है, तो सेना में जा सकता है, सीआईएसएफ में जा सकता है, लेकिन उसको अब जाति के आधार पर छांटा जाएगा। मैं दावा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं इस सरकार को कि जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां जिसको हम मानते हैं, जिनको प्रमोट किया जा रहा है इस अग्निवीर योजना के नाम पे और सीआईएसएफ के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, उन एजेंसियों का आप सर्वे कर लीजिए, आप जानिए कि उसके अंदर 99% लोग जो काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं या एक खास वर्ग के लोग आते हैं। उसमें समाज का वो जो 85% हिस्सा है, उसकी भागीदारी कहाँ है? जो प्राइवेट जो कंपनियां कर दी गई हैं, जिसको बेचा जा रहा है कौड़ी के दाम पे, या जहां पे आप प्राइवेट एजेंसियों को आप काम दे रहे हैं, जैसे रेलवे में या और भी कहीं कहीं पे, वहां पे रिजर्वेशन क्यों नहीं, अफर्मेटिव एक्शन क्यों नहीं? बिल्कुल। आज यूनिवर्सिटी के अंदर, आईआईटी के अंदर ओबीसी, दलित के शिक्षक कितने हैं? और अगर शिक्षक नहीं होंगे तो वहाँ छात्र भी नहीं होंगे जी। उनके साथ लगातार भेदभाव होता है। आप चाहे रोहित वेमुला का केस आप देख लीजिए, या इस तरह के दर्जनों केस आपके सामने हैं। आप दावा करते हैं कि आप ओबीसी की सरकार हैं, आप ओबीसी हैं, लेकिन इस देश के अंदर पिछले 75 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ है और किसी को सबसे ज़्यादा ठगा गया है हिंदुत्व के नाम पे, वो है अति पिछड़ा, दलित और ओबीसी जी। मैं ये दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आप तमाम आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। अगर 2004 से 14 के बीच में लाखों युवा, गरीब घर के बच्चे सरकारी नौकरियों में गए, उनका सामाजिक आर्थिक आधार सुधार हुआ, वो 14 से लेकर के अभी तक का जो टेन्योर है, उसके अंदर सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरियों पर भी खतरा हो गया है, जहां भाई भतीजावाद के नाम पर भी नौकरियां मिलती है। मैं कह रहा हूं कोर्ट के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है कि अगर पिताजी उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सिर्फ उसका बेटा जाएगा या उसका पोता जाएगा या उसका कोई रिश्तेदार जाएगा। इस देश के अंदर सिर्फ 300 ऐसे परिवार हैं जी। मैं तो सवर्णों की भी बात कर रहा हूं कि अगर आपको जज बनना, आप गरीब हैं, आप नहीं बन सकते हैं क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप एग्जाम सिस्टम से आप ले आइए जी। वहां जो फैसले होते हैं, जब
ओबीसी के आरक्षण के की बात आती है तो एक दिन में डेट मिलता है और उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो 3 साल तक वेटिंग होता है, 3 साल तक उसको पहले लागू करा दिया जाता है, उसका बेनिफिट दे दिया जाता है और उसके बाद, मैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि आप सभी के साथ समान व्यवहार रखें और सभी को अधिकार दें। जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, समाज के हर हिस्से को, सबसे निचले तबके को भी और सबसे ऊपर वाले तबके को भी, मैं किसी के साथ भेदभाव करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर 70-75 साल के बाद भी अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे रह गया है तो हम सब की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि उसको लेकर के हम आगे बढ़ें। और नरेंद्र मोदी जी जो अति पिछड़ा अपने को कहते हैं, जो पिछड़ा कहते हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा धोखा देने का काम उन्होंने किया है। मुझे लगता है केजरीवाल और नीतीश जी के बारे में अगर बात नहीं होता है तो फिर अधूरी रह जाएगी डिबेट। जिस तरीके से केजरीवाल जी 2 राज्यों में अपनी सरकार बना लिए हैं, कहीं ना कहीं एक वो भी टक्कर दे रहे हैं केंद्रीय राजनीति में। उनका कहना है, उनकी जो पार्टी कहना है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हैं। इसको भी आप कैसे देखते हैं, नीतीश जी और दोनों के वर्सेस को देख करके? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 2024 में हम तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मुझे जो दोनों नेताओं में जो एक बड़ा अंतर है, जो इस देश की जनता को समझनी चाहिए, ये गठबंधन पॉलिटिक्स का दौर है और आप गठबंधन की राजनीति करने का जो अनुभव नीतीश कुमार जी का है, लगभग समझते हैं कि 25-30 सालों का अनुभव है और उस 25-30 साल का जो अनुभव है उसका फ़ायदा इस देश को मिलेगा। केजरीवाल जी का जो अनुभव है वो बिल्कुल तानाशाही तरीके का है। आप देखिए, उनके आंदोलन में जो लोग भी साथ चले थे वो सब लोग कहीं ना कहीं आज बिखर गए हैं। अभी हालिया एक घटना का जिक्र मैं कर देना चाहता हूँ, मैं उससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। उनके यहाँ एक स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने उनको अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है। लेकिन बिहार में एक व्यक्ति को, कार्तिक सिंह जी को बनाया जाता है मंत्री और ये बात सामने आती है कि उन पर एक केस लंबित है जिसका 2 दिन पहले ही जो है कोर्ट में पेशी होनी थी। तो हम लोगों ने तय किया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने का मतलब कि कार्तिक सिंह जी की भी मर्जी थी जी, स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि उन्होंने कहा भी है कि हम नीतीश कुमार जी पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहते हैं। मतलब कि हम लोग अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते हैं। उनको पेशी जिस दिन होना था उसके 1 रात पहले कार्तिक सिंह जी ने एक उदाहरण पेश किया है इस्तीफा देकर। बिल्कुल, ये एक मॉडल है गठबंधन पॉलिटिक्स में। अगर हम कड़े फैसले भी करते हैं तो अपने साथियों को लेकर के चलते हैं। ये मॉडल आपको वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा जी। अगर आप पर आरोप लगा है, आप कोर्ट में हैं, तो आपको कोर्ट का सामना करना चाहिए, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पर पद को छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों अन्ना जी के साथ वो आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के किसी नेता पर एक आरोप लग जाने भर से वो उनका इस्तीफा मांग लेने की राजनीति करते रहे हैं। और आज जब उनकी बारी आई तो सत्येंद्र जैन जी 4 महीने से जेल में हैं और वो आज भी मंत्री हैं। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी में। दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, 100 यूनिट बिजली देना एक मॉडल हो सकता है, निश्चित तौर पर एक मॉडल है, गरीबों के बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर एक मॉडल है। लेकिन सोशल जस्टिस के सवाल पर चुप्पी साध लेना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े समाज के साथ धोखा है। आप अपने कमरे पर संविधान निर्माता अंबेडकर जी की आप प्रतिमा लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं और सोशल जस्टिस पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है जी। ये डिफरेंस है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी में। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, ये समझने के लिए काफ़ी है। और इस देश की जनता समझती है, वो समझती है कि सोशल जस्टिस का इस देश में क्या बड़ा बदलाव किया है। एक गरीब आदमी, समाज में सबसे निचले तबके का व्यक्ति जो एक घड़े का पानी पीने की कोशिश में मारा जाता है, उसके लिए आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, उसके लिए सोशल जस्टिस का कार्यक्रम चलाया जाता है। और इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उस तरह से प्रताड़ित है और अपमानित हो रहा है। और उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जाति जनगणना भी होना बहुत जरूरी है। और जाति जनगणना के बगैर इस देश का भला नहीं हो सकता है। आपके पास आज 2021 का डेटा नहीं है,
अभी तक मोदी जी ने जाति जनगणना को रोकने के लिए आम जो जनगणना होना है उसको भी रोक करके रखा हुआ है। मतलब हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो 2011 के आधार पर बनाएंगे, और जाति आधारित जो कुछ भी हम कार्यक्रम ले रहे हैं वो हम 1931 का आंकड़ा ले रहे हैं। 100 साल होने को हैं, क्या आज भी हम नहीं 1931 का आंकड़ा हमारे पास है? क्या हम 31 में जी रहे हैं? क्या हमको उससे आगे नहीं सोचना है? और निश्चित तौर पर ये जाति जनगणना का सवाल जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला नहीं है। इस देश के अंदर बीपी सिंह जी ने, आदरणीय बीपी सिंह जी ने जब ये कार्यक्रम लागू किया था तब जितना जातिगत भेदभाव था आज उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि द्रविडियन मॉडल जो तमिलनाडु का है, जहाँ 50% से ज़्यादा आरक्षण है, वहाँ आज सबसे ज़्यादा तरक्की है। उन राज्यों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बेहतर है जी। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चलिए फिर कभी। मतलब फ्रीवीज जो मुफ्त दे रहे हैं और सुशासन बाबू, दोनों में कंपैरिजन नहीं है। देखिए, मैं फ्रीवीज के खिलाफ नहीं हूँ। आपको अगर ये मॉडल अपनाना है तो आप तमिलनाडु का मॉडल अपनाइए, आप बिहार का भी मॉडल। मैंने जैसे लड़कियों को कहा कि 10th पास करने पर वो जब उनको पैसा मिलता है 25,000 का, उनके लिए कितनी बड़ी खुशी और साधन वो होता है उसको तरक्की देने में। बिल्कुल। मैंने कहा ना, अभी द्रविडियन मॉडल इस देश का एक मॉडल है जी, जो हर तरह से तरक्की कर रहा है। बिहार को आज अकेला छोड़ देने से बिहार ही नहीं पूरा देश पीछे जाएगा। और एक अच्छा सर्वे हुआ है कि क्या बिहार को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता है। और यहाँ मानव संसाधन बहुत बेहतर है, पूरे देश के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसको हम एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएंगे पूरे देश के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम अपनी क्षमता से जितना कर सकते थे हमने किया। अब बिहार को विशेष राज्य दर्जा चाहिए ताकि हम अपने जो 10% का जो 11% का जो ग्रोथ रेट है उसको हम अगर भारत के बाकी राज्यों के साथ अगर हम ले जाना चाहेंगे तो मुझे 30% का ग्रोथ रेट चाहिए होगा। अगर आपने 47 से लेकर के 1990 तक जब वो फ्रेट वाला जो नियम है, फ्रेट इक्वलाइजेशन वाला जो नियम था, उसका जो नुकसान हुआ है बिहार को, तो आप 50 साल हमको पीछे धकेलने का काम किए हैं। आप मुझे 50 साल विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और यहाँ के लोग ये साबित करके दिखा देंगे कि बिहार की तरक्की में सबसे ज़्यादा योगदान उनका होगा। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमारे नेता आने वाले दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो न सिर्फ बिहार बल्कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के जो पीछे रह गए जो राज्य हैं उनको बड़ा फायदा होगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल है, हिंदुत्व की राजनीति चलेगी या समाजवादी की राजनीति चलेगी? जिस तरीके से आपको पता होगा कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, और कहा जा रहा है कि भाजपा अब 1 दर्जन नेता को उतारने जा रही है बिहार में 24 की राजनीति को साधने के लिए, 24 की सत्ता को देखते हुए, और 40 सीट जीतने की मादा रखने को जो नेता हैं वो आ रहे हैं। उसमें से मुख्य जो 3 नाम बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उस समय हिंदुत्व हावी रहेगा या फिर समाजवादी हावी रहेगा उस समय? इस देश को तय करना है कि बांटो और राज करो की राजनीति पे चलना है या इंक्लूसिव ग्रोथ पर चलना है, सामाजिक न्याय पर चलना है। ये इस देश को तय करना होगा और ये देश की जनता पर छोड़ दीजिए। हिंदुत्व का एजेंडा अब काफ़ी पीछे जा चुका है और अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी। जो पिछड़े इलाके रह गए हैं उनकी तरक्की की बात होगी, जो पीछे लोग रह गए हैं उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी में आगे लाना है। इसकी राजनीति चलेगी। देश को बांटने वाली कोई राजनीति अब नहीं चलने वाली है। देश को बांटने वाली राजनीति अब बिहार में, देश में नहीं चलने वाली है, ये कहना है राहुल जी का, जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया है। और किस तरीके से 24 की लड़ाई देखिए अभी 2 साल पहले ही शुरू हो गई है। इसको लेकर के हर पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, चाहे भाजपा हो या फिर सत्ता पक्ष बिहार का महागठबंधन हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरा संक्षिप्त में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।